हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 33 बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये आज आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इससे पहले क्लास नंबर 32 के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्लास नंबर 32 के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर ली है। आज का जो टॉपिक है वो है ऑटोनोमियस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम्स, जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज़ होते हैं। ये दोनों आइटम, ऑटोनोमियस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमियस और एकोमोडेटिंग दोनों के दोनों क्या हैं, एक ग्रुप है, और इन दोनों ग्रुप्स में हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है, और उनका एक रोल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक करंट अकाउंट वाला पार्ट होता है, एक आपका कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑटोनोमियस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर करंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोनोमियस आइटम क्या होते हैं। ऑटोनोमस आइटम वो आइटम्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, और ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेट से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इनका क्या असर पड़ रहा है, ये ट्रांजैक्शन इस बात का ध्यान नहीं रखती। इन ट्रांजैक्शन की वजह से कंट्री में अनलिमिटेड इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है फॉरेन करेंसी का। तो बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कितना हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। और बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बनाते क्यों हैं, ये जानने के लिए कि कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे कितना हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ कितना इनफ्लो हो रहा है और किस किस की वजह से आउटफ्लो हो रहा है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस आइटम वो आइटम होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखकर नहीं किए जाते। उनका जो पर्पज़ होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ये नहीं देखना कि हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी का जो कोटा है जो आरबीआई के पास है, उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है। इसीलिए इनको ऑटोनोमियस को इंडिपेंडेंट आइटम्स बोला जाता है। ये बिल्कुल किसी पे निर्भर नहीं रहते कि हमारे देश पे फॉरेन करेंसी का, फॉरेन रिजर्व पे क्या असर पड़ेगा, हमारे देश में कहीं स्टॉक कम तो नहीं हो जाएगा ट्रांजैक्शन करने से फॉरेन करेंसी का, ये इस बात का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है मीनिंग, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमियस वाले की मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ। ऑटोनोमियस के अंडर में जो मीनिंग लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमियस हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है बीओपी में, वो इंटरनेशनल लेवल पर ही होती है। तो इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रांजैक्शन की जाती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं बीओपी में, जैसे आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं। जैसे आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, पैसा कमाने के पर्पज़ से जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, या जो बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में पैसा लगाती है या हम बाहर की कंपनी में जो पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के पर्पज़ से जो हमारे रेजिडेंट करते हैं, हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट हो चाहे रेजिडेंट हो, जो भी प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से ट्रांजैक्शन करेगा, बिना ये देखे कि उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे या हमारे कंट्री के फॉरेन करेंसी रिजर्व पे क्या असर पड़ेगा, वो इस बात का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। ऑटोनोमस का मतलब यही होता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है करंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में शो होते हैं। मतलब ऑटोनोमस आइटम्स आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में दोनों जगह दिखाई देंगे। जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे, गुड्स का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो वो आपका कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में दिखाई देगा। और अगर आपने रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर बाहर की कंट्री में आपने पैसा लगाया है या बाहर की कंट्री ने हमारे कंट्री में पैसा लगाया है, तो जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वो कहाँ शो होती है, कैपिटल अकाउंट में। तो एक हो गई इन्वेस्टमेंट और एक हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये दो ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हमारे बीओपी को ध्यान में रखकर नहीं की जाती, ना ही हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व को ध्यान में रखकर की जाती हैं। ये इंडिपेंडेंट होती हैं। और यही ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस आइटम, वो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं जो हमारे बीओपी को डेफिसिट में डाल देते हैं। हमारा बीओपी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब हमारी कंट्री में पेमेंट्स ज़्यादा निकल के आती हैं और इनफ्लो कम निकल के आता है। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन।
एकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो हमारे बीओपी में जब डेफिसिट आता है। अब बीओपी में डेफिसिट कैसे आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? डेफिसिट तब आता है जब हमारे कंट्री में हम लोग आउटफ्लो ज़्यादा कर देते हैं फॉरेन करेंसी का और इनफ्लो कम कर लेते हैं। तो जिससे होता क्या है कि जो नेट अमाउंट निकलता है वो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट निकलती है, मतलब हमने बाहर की कंट्री को पैसा पे करना होता है एक्सेस, मतलब जो हमने आपस में पूरे साल में इनफ्लो आउटफ्लो किया है, लास्ट में जब हम उसका नेट रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास नेट रिजल्ट अगर ये निकल के आता है कि स्टिल वी हैव टू मेक अ पेमेंट, तो इसका मतलब वो होता है डेफिसिट। अगर मान लीजिए लास्ट में बैलेंस ये निकल के आता है कि हमने बाहर की कंट्री से पैसा लेना है, दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स जो होते हैं वो चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे बोरोइंग फ्रॉम, अगर मान लीजिए अगर आपका डेफिसिट आ रहा है, अगर मान लीजिए बाई चांस बीओपी में आपका डेफिसिट आ रहा है, मतलब आपका फॉरेन करेंसी का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करने से आपका आउटफ्लो ज़्यादा जा रहा है, इनफ्लो कम आ रहा है फॉरेन करेंसी का, तो उसे हम डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट को कवर कैसे करोगे? बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी। जो हमारी फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर फंड बोरोइंग करने की पावर देती हैं, आप बोरो अगर करना चाहें इंटरनेशनल लेवल पर तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक फ़ंड बना हुआ है जहां पर जाकर आप किसी भी कंट्री की करेंसी को आप बोरो कर सकते हो। फिर हमें उसे कहाँ दिखाना होता है? कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा अगर हमें डेफिसिट आ रहा है हमारे बीओपी में और उस डेफिसिट को अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से नहीं उठाना चाहते पैसा, तो आप अपने फॉरेन करेंसी जो रिज़र्व बना होता है आरबीआई के पास एक कस्टडी होती है फॉरेन करेंसी रिजर्व की, जो एक हमेशा मेंटेन करके रखती है आरबीआई, तो आप उसमें से भी पैसा निकाल सकते हो। तो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, एक बोरोइंग हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। ये दो ऐसे सोर्स होते हैं जो हमारे बीओपी के डेफिसिट को कवर करने में मदद करते हैं। उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का और एकोमोडेटिंग आइटम ट्रांजैक्शन का हमारे बीओपी पे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान में ना रखकर ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की जाती हैं, और यही वो ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑटोनोमस जो हमारे बीओपी अकाउंट को डेफिसिट में डालने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके अलावा जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं आर अंडर टू टेकन मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट। जो हमारा बीओपी अकाउंट का बैलेंस निकल के आता है, अगर सरप्लस निकल के आता है तो वेल एंड गुड, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व आरबीआई के पास बढ़ जाएगा। अगर हमारा बीओपी अकाउंट में डेफिसिट आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पूरे साल में आउटफ्लो ट्रांजैक्शन ज़्यादा किए हैं और इनफ्लो ट्रांजैक्शन कम किए हैं, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस हमें मजबूर करेगा हमें फॉरेन करेंसी को और बोरो करने में, ताकि हम अपनी पेमेंट पूरी कर पाएँ और बीओपी को सेटल कर पाएँ। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स जो होते हैं वो बीओपी को सेटल करने में काम आते हैं, बीओपी स्टेटमेंट को पूरा बनाने में काम आते हैं। हमारे बीओपी में जो डेफिसिट आता है, घाटा आ रहा होता है, हमारा आउटफ्लो जब इनफ्लो से ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बराबर करने के काम आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए पूरे साल में हमने 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन करी इनफ्लो की, मतलब हमारे पास बाहर की कंट्री से 50 करोड़ की करेंसी इनफ्लो हुई और उसी साल में 60 करोड़ की करेंसी का आउटफ्लो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50 करोड़ से 50 करोड़ की करेंसी तो आपस में सेटल हो गई, बाकी जो 10 करोड़ की रुपए की जो करेंसी है वो अभी भी हमने पे करनी बाकी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उधार ले लेंगे 10 करोड़ और जिसको हमने पैसा देना है उसको दे देंगे, या फिर हम अपने जो हमारे पास खुद के फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें से पैसा निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बर्डन तो आया ना, तो इसीलिए जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो यही होते हैं कि अपने करेंसी रिजर्व से पैसा निकाल लो या बोरो कर लो, ये एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं और इन्हें हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन मतलब ये लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। जो लिमिट होती है कि हमें ट्रेडिंग करनी है, इतनी करेंसी का इनफ्लो रखना है, इतना आउटफ्लो रखना है, ये उसको भी पार कर जाते हैं। ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी करेंसी पे, हमारी इंडियन रिजर्व्स पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा जो हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व है। दैट इज़ कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम। ये जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक मेंटेन्ड रहे, ज़्यादा ना नेगेटिव में जाए, ज़्यादा डेफिसिट में ना जाए। अगर डेफिसिट में भी आए तो हम उसे कैसे ना कैसे कोशिश करके उसको लिमिट की लाइन तक ले आएँ। तो इसीलिए इसको बिलो द लाइन बोला जाता है, ताकि इसे लिमिट तक हम मेंटेन कर सकें। ठीक है। और या फिर हम अपने जो बीओपी अकाउंट में अगर डेफिसिट आ रहा है तो उसे जो लिमिट से बाहर जा रहा है उसको लिमिट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। हम बोरोइंग, जैसे हम बोरोइंग करेंगे, मान लीजिए हमें 10 करोड़ रुपए का घाटा पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में,
तो उस 10 करोड़ रुपए को हम क्या करेंगे, बाहर की कंट्री से बोरो करके उस घाटे को पूरा कर देंगे, तो वो कहाँ आ जाएगा, अपनी लिमिट में आ जाएगा। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के, जो हम एनुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे आरबीआई बनाता है, उसमें उसके दो पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। मैं आपको उसकी एक इमेज दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो हम क्लास नंबर 32 के पार्ट 1 में पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक स्टेटमेंट है। इसमें एक आपका करंट अकाउंट पार्ट है और एक आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बताता है जो हमारी रिकरिंग नेचर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या हमारी यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड यूनिलेटरल पेमेंट जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होती हैं, और या फिर हमारी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया होता है बाहर की कंट्री में, या बाहर की कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उससे जो इनकम जनरेट होती है, जैसे रेंट या फिर आपका इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट हो गया, वो आपकी करंट अकाउंट में आती हैं। और जितनी भी हम बोरोइंग करते हैं, जितना भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट होती हैं, या असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट होने के साथ साथ उनकी वैल्यू, कई बार असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू उनको रीपे करने से कम हो जाती हैं, तो वो सारा काम हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो चलिए हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम ऑफ फ्लो नेचर्स। करंट अकाउंट में बेसिकली हम उन नेचर्स के उन ट्रांजैक्शंस को, उन आइटम्स को दिखाते हैं जो हमारी फ्लो नेचर की होती हैं, मतलब जो लगातार चलती रहती हैं। अब जैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो लगातार पूरे साल डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर चलता ही रहता है। जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट करने से जो हम इनकम अर्न करते हैं, वो भी आपकी रिकरिंग नेचर की होती हैं, वो लगातार चलती रहती हैं। तो बेसिकली करंट अकाउंट उन आइटम्स को कैरी करके चलता है जो फ्लो नेचर की होती हैं, जो लगातार फ्लो करती रहती हैं, आपकी करेंसी को बढ़ाती रहती हैं, गिराती रहती हैं। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री। जो हमारे कंट्री का जो कैपिटल स्टॉक होता है, जो करेंसी का स्टॉक होता है, ये करेंसी के स्टॉक को पर्टिकुलर टाइम पर बताता है कि इस टाइम पर हमारे करेंसी का स्टॉक कितना चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे कैपिटल के स्टॉक को बताता है कि हमारे कंट्री में करेंसी का कितना स्टॉक है इस टाइम पर। और जो करंट अकाउंट होता है वो पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भाई कितना चल रहा है। आप पूरे साल होने के बाद आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई हमने इतना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया है। तो करंट अकाउंट में जो यूज़ होने वाले आइटम्स हैं उनको आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डेली बेसिस पर, उन्हें पूरे साल के एंड में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जो कैपिटल अमाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, आप एक कभी भी पर्टिकुलर टाइम पर साल के दौरान बीच में आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई हमारे कैपिटल मनी कितनी है, करेंसी कितनी, हमारे इंडिया में कितनी करेंसी अवेलेबल है, फॉरेन करेंसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो इसीलिए जो कैपिटल अकाउंट होता है ये उन आइटम्स को लेता है जो स्टॉक नेचर के होते हैं, और जो करंट अकाउंट होता है वो लेता है आपके फ्लो नेचर के, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और कैपिटल अकाउंट लेता है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम क्या क्या दिखाते हैं, उसमें हमारा विजिबल ट्रेड होता है। विजिबल ट्रेड मतलब जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का। इनविजिबल ट्रेड होती हैं वो जो हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग। उसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होती है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मतलब जब कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपस में एक दूसरे के साथ कुछ फंड्स का शेयरिंग करते हैं। जैसे एक फादर ने अपने बेटे के पास फॉरेन कंट्री में कुछ पैसा भेजा, या फॉरेन कंट्री से एक फ्रेंड ने हमारी कंट्री में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम अनरिक्विटेड या फिर हम उसे वन साइडेड ट्रांसफ़र बोलते हैं। उसके बाद है इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। जो भी आपको मान लीजिए हमने किसी भी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो हमने कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है या हमारी कंट्री में जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल वाली साइड में। लेकिन उसके ऊपर जो इनकम अर्न होगी, जो इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम होगी, चाहे रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो, वो आपका करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो फ्लो नेचर का होता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। अब हम पढ़ लेते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट क्या होते हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, हमने बाहर की कंट्री से कितना पैसा बोरो किया हुआ है, हमने बाहर की कंट्री में हमने कितना बोरो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने यूएसए से कुछ अमाउंट बोरो कर रखा है और हमने श्रीलंका को अमाउंट दिया हुआ है, श्रीलंका ने हमसे बोरो किया हुआ है। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो वो लैंडिंग कहलाता है, और हम किसी से पैसा लेते हैं एज अ डेप्ट,
वो बोरोइंग कहलाता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, हमने बाहर की कंट्री में पैसा लगाया या बाहर की कंट्री ने हमारे इंडिया में पैसा लगाया। उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग, जब हम बोरोइंग करते हैं या हम लैंडिंग करते हैं उसका पैसा जब हमारे पास वापस आता है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, जिसको हम रीपेमेंट बोलते हैं। या फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली ये तब यूज़ होता है जब हमारा बीओपी लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, सेटलमेंट वाले पॉइंट पर, कि अब हमारी फाइनली कितना अमाउंट निकल रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट में हमने पे करना है या इंटरनेशनल मार्केट से हमारे पास आना है। तो ये जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये तब यूज़ होता है जब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट पॉइंट पर होती है, लास्ट स्टेज पर होती है कंप्लीट होने के, तब यूज़ होता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी, करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रिंग अ चेंज इन द करंट लेवल ऑफ कंट्री इनकम, करंट अकाउंट में यूज़ होने वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे कंट्री की इनकम लेवल को बताती हैं। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में इनकम का लेवल भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल का और हम अपने इंडिया में उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम फिनिश गुड्स का, तो समझ लीजिए हमारे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की नेशनल इनकम को इफ़ेक्ट करने में करंट अकाउंट में यूज़ होने वाली ट्रांजैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जो बोरोइंग्स और लैंडिंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो हमारी इकोनॉमी पे क्या असर डालती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल आइटम एक्सप्रेसिंग चेंज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी, जो हमारे कंट्री में असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं। जैसे हमने बाहर की कंट्री से कुछ पैसा बोरो किया तो वो लायबिलिटी हो गई, हमने बाहर की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया वो असेट्स हो गई। तो ये हमारे कंट्री के असेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस होते हैं उसको प्रेजेंट करता है ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, चाहे वो पैसा हमारी गवर्नमेंट ने लगाया हो चाहे रेजिडेंट ने। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में यूज़ होने वाले जो आइटम्स होते हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, वो हमारे कंट्री के इनकम लेवल को डिसाइड नहीं करती हैं, नेशनल इनकम को डिसाइड नहीं करती हैं। जबकि करंट अकाउंट में यूज़ होने वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो, या फिर आपकी इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो। तो करंट अकाउंट हमारे कंट्री के नेशनल इनकम को बताता है, उसको इफेक्ट करता है। कैपिटल अकाउंट असेट्स और लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को बताता है। तो ये था आपका क्लास नंबर 33, जिसमें हमने ऑटोनोमस आइटम्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस पढ़ा और साथ के साथ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस को डिस्कस किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.